सुबोध नाम का एक व्यक्ति शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसे रोजाना ही गांव से शहर आना जाना पड़ता था। वो जिस गांव में रहता था वो एक पहाड़ी इलाका था जो बहुत सुनसान हुआ करता था। ज्यादा आबादी भी नहीं थी। कोई बस या कोई और साधन सीधा गांव तक नहीं आता था, इसलिए सुबोध ने सुविधा के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद ली थी। एक दिन सुबोध जब गांव वापस आ रहा था, इस मोटरसाइकिल को भी अभी पंचर होना था। रात भी बहुत हो गई है। पता होता तो मोटरसाइकिल वहीं छोड़ आता और बस से आ जाता। अंधेरा बढ़ रहा था। पहाड़ों के बीच से सुबोध पैदल ही मोटरसाइकिल को घसीटता हुआ रात के समय सुनसान इलाके से घर की ओर चला जा रहा था। तभी सड़क किनारे जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। ये इतनी रात में सुनसान जंगल में कौन रो रहा है? ये तो किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। मुझे जाकर देखना चाहिए। जब सुबोध जंगल के अंदर गया, उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक सुंदर सी लड़की अकेली बैठी है और रो रही है। सुनिए, आप इतनी रात में इस भयानक जंगल में कैसे आ गई? और आप रो क्यों रही हैं? कुछ तो बोलिए। जब तक आप बताएंगी नहीं, मैं आपकी परेशानी को कैसे समझूंगा? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं अपनी याददाश्त भूल गई हूँ। मुझे अपना नाम तक याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है, मैं गाड़ी से टकराई और मुझे चोट लग गई। उसके बाद मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई। आप रोना बंद कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए। पास में ही मेरा घर है। आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। पर मैं आपके साथ, आपको मेरी वजह से बेकार में परेशानी होगी। पर मैं इतनी रात में आपको इस जंगल में अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता। ये मेरी इंसानियत के खिलाफ होगा। इसलिए कुछ भी मत सोचिए और मेरे साथ चलिए। सुबोध उस अनजान लड़की को घर ले आता है। अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि सुबोध किसी अनजान लड़की को जंगल से लाया है। लड़की को आए 1-2 दिन बीत चुके थे। सुबोध बेटा, इस तरह से कब तक ये लड़की हमारे घर में रहेगी? गांव के लोग भी बातें बनाने लगे हैं। माँ, ये बेचारी बेसहारा है। अपनी याददाश्त भी भूल चुकी है। इसे कुछ भी याद नहीं है कि ये कहाँ से आई है। गांव वालों का कहना है कि तू इस लड़की से शादी कर ले ताकि इस लड़की को भी सहारा मिल जाए। पर माँ, इस तरह मैं कैसे हाँ कर दूं? मुझे भी एक बार लड़की से बात करनी होगी। तो ठीक है, चलकर बात कर लेते हैं। बेटी, हम जानते हैं तुम किन परिस्थितियों से गुजर रही हो। तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं है। चलो, आज से मैं तुम्हारा नाम रूपा रखती हूँ। रूपा बेटी, मैं चाहती हूँ तुम सुबोध से शादी कर लो ताकि तुम्हें भी नाम और घर मिल जाए। ठीक है माँ जी, मुझे इस शादी से कोई इनकार नहीं है, लेकिन शादी से पहले मेरी एक शर्त है। आप लोग कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लो, कर लो बात, बस इतनी सी शर्त। तो बेटी, वो तो वैसे भी बिना दरवाजा खटखटाए हम अंदर आएंगे ही क्यों? सुबोध, आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है। सुबोध रूपा की बात मान लेता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। रूपा आम लड़कियों की तरह ही घर का सारा काम करती थी। खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, सब कुछ। इसको देखकर लगता ही नहीं था कि वो उस घर में नई है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर एक दिन जब सुबोध शहर गया हुआ था तो किसी कारण वो शहर में ही रुक गया और गांव वापस नहीं लौटा। घर पर उसकी माँ और रूपा अकेली थी। रूपा, सुबोध भी नहीं आया है और मैं तुम्हें अकेले सोने नहीं दे सकती। ये गांव है, हर चीज का ध्यान रखना होता है। आज रात मैं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। ठीक है माँ जी, आप उस तरफ मुंह करके सो जाइए, मैं इस तरफ मुंह करके सो जाऊंगी। रूपा और सुबोध की माँ दोनों गहरी नींद में सो जाती हैं। रात के करीब 2 बजे। अरे, ये रूपा कहाँ गई? रूपा, ओ रूपा, रूपा। देख नहीं रही बुढ़िया, मेरे हाथ में क्या है? अगर तूने किसी से ये बात बोली तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। चुपचाप जाकर कमरे में सो जा। सुबोध की माँ रूपा की वो हालत देखकर घबरा जाती है। रूपा के हाथ में एक मरी हुई बिल्ली थी जिसका रूपा खून पी रही थी। सुबोध की माँ डर से कांप रही थी। वो चुपचाप कमरे में आकर लेट जाती है। अगले दिन जब सुबोध आता है, रूपा बिल्कुल ठीक होती है, पर सुबोध की माँ अभी भी पिछली रात का सब कुछ नहीं भूल पाई थी। क्या हुआ रूपा? माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठंड ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो कंबल में आराम कर रही हैं। मैंने ही उन्हें कहा कि उन्हें आराम करना चाहिए। घर का काम तो मैं कर ही लेती हूँ। आप चाय पी लो। सुबोध की माँ सुबोध को रूपा की सच्चाई बताना चाहती थी, पर वो घबरा रही थी कि कहीं उसने रूपा की सच्चाई सुबोध को बताई तो रूपा उसे और सुबोध को जान से ना मार दे।
इसलिए वो चुप रहने लगी। सुबोध की माँ एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तांत्रिक बाबा, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरे घर में एक चुड़ैल ने डेरा जमा लिया है, वो हम सबको मार देगी। कुछ कीजिए तांत्रिक बाबा। ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। सुबोध शहर चला जाता है। पीछे से तांत्रिक आता है। अच्छा, तो तू है जिसने इस घर पर कब्जा कर लिया है। तू क्या चाहती है, बोल। बुढ़िया, तुझे मैंने मना किया था ना कि तू ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। तेरे से पहले ये तांत्रिक मरेगा। इस पर तो मेरी शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ से भागना होगा। अब इस चुड़ैल से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सबको मार। तांत्रिक रूपा से बचने के लिए जंगल की ओर भागता है। रूपा उसका पीछा करती है। तांत्रिक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो शमशान घाट है। मुझे यहाँ छुप जाना चाहिए। वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है, वो मुझे मार देगी। तू मुझे मारने आया था, अब तू नहीं बचेगा। रूपा तांत्रिक को जान से मार देती है और घर आकर सुबोध के सामने ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे रूपा, कहाँ गई थी तुम? रात होने को आई है। अरे मैं तुम्हारे लिए ये गरम गरम जलेबी खरीदने गई थी। सुबोध, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पहले खाना तो खा लो माँ, फिर आराम से बात करते हैं। ये लो जलेबी खाओ। मैं अभी आती हूँ, तुम लोग खाओ। रूपा, तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। सुबोध की माँ सुबोध को सब कुछ बताना चाहती थी, पर वो इसी बात से डर रही थी कि कहीं तांत्रिक की तरह रूपा उसे भी ना मार दे। आज रूपा को चौंका दूंगा। उसे लग रहा होगा कि मैं शाम को आऊंगा, पर वो ये नहीं जानती कि आज मैं शहर से जल्दी वापस आ गया। लगता है रूपा कमरे में दरवाजा भीड़ कर सो रही है। चुपचाप कमरे में चला जाता हूँ। सुबोध रुक जा, अंदर मत जा। इससे पहले कि सुबोध अपनी माँ की बात को सुन पाता, उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे में सुबोध ने जो देखा उसको देखकर उसके होश उड़ गए। रूपा के आसपास कुछ मरे हुए पक्षी पड़े थे और वो उनकी गर्दन मरोड़ मरोड़ कर उनका खून पी रही थी और उन्हें चबा चबा कर खा रही थी। रूपा के सारे मुंह पर खून लगा हुआ था। ये देखकर सुबोध की चीख निकल गई। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर मत आना। अब तू भी इन सब की तरह मारा जाएगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। रूपा, होश में आओ, छोड़ो मुझे। सुबोध मेरे बच्चे, मैं यही तो तुझे बताना चाहती थी कि ये रूपा हमारी बहू नहीं, एक चुड़ैल है। ये पवित्र गंगा जल इसके ऊपर छिड़क दे, ये शांत हो जाएगी। सुबोध रूपा के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है, जिसकी बूंदें पड़ते ही रूपा बेहोश हो जाती है और अपने रूम में आ जाती है। सुबोध अपनी माँ के साथ मंदिर के पंडित जी के पास जाता है और सारी बात बताता है। मैंने अपनी अदृश्य शक्तियों से सब जान लिया है। रूपा के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। जब तक वो उसके शरीर में रहेगी तब तक रूपा ठीक नहीं हो सकती। तुम्हें उस आत्मा के शरीर को जलाना होगा, तभी वो रूपा के शरीर से अलग होगी। रूपा वही लड़की है जिसके माता पिता शमशान के पास वाली सड़क पर हादसे में कुछ समय पहले गुजर गए थे। रूपा बेहोश शमशान घाट में एक रात पड़ी रही। वहीं पर इसके ऊपर इस चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया। तुम जल्दी से उस चुड़ैल के शरीर को अग्नि दो, तभी रूपा ठीक हो पाएगी। इसके लिए तुम्हें इसी समय शमशान में जाना होगा। सुबोध पंडित जी और माँ के साथ शमशान घाट पहुँचता है। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सुबोध घबरा रहा था। वो सामने उस जगह पर तुम्हें अग्नि देनी है, जल्दी करो। रूपा, तुम? पंडित जी, ये तो रूपा की बॉडी है, मैं इसे कैसे? ये चुड़ैल धोखा कर रही है। मैं रूपा के शरीर को घर पर मंत्रों से बांध कर आया हूँ। जल्दी करो सुबोध, इस जगह को जला दो। सुबोध उस जगह पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देता है। जैसे ही सुबोध उस जगह पर आग लगाता है, घर पर मंत्रों से बंधी रूपा के शरीर से आत्मा तड़प तड़प कर बाहर निकल जाती है। और जैसे ही सुबोध और उसकी माँ पंडित जी के साथ घर पहुँचते हैं, रूपा उन्हें होश में दिखती है। वो सुबोध से लिपट कर रोने लगती है। घबराने की कोई बात नहीं है, रूपा बिल्कुल ठीक है। तुम दोनों सदा खुश रहो। रूपा, घबराओ नहीं बहू, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। आप सबने मुझे ठीक कर दिया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो कब का मुझे मार देता। रूपा, तुमसे 7 जन्म निभाने का वादा किया है, ऐसे ही थोड़ी हिम्मत हार जाता। तुम मेरी धर्म पत्नी हो और तुम्हारा सुख दुख में साथ निभाना मेरा फर्ज है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।